ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि √5 हो, √2 हो, √3 हो, ये क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं नहीं होती है, अर्थात इनका वर्गमूल अगर निकाला जाए तो वो वर्गमूल डेसिमल फॉर्म में आता है, इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक है, और ऐसी संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस सवाल को लगाने का एक सिंपल सा मेथड है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है विरोधाभास विधि। जैसे √5 को प्रश्न बोलता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, मैं कहूंगा नहीं, अपरिमेय नहीं, यह क्या है? परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या ना होके क्या है? परिमेय संख्या। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है? आप हमें सिद्ध करके दिखाइए कि ये परिमेय संख्या है, और मैं आपकी बातों को लेके चलूंगा और सिद्ध करने लगूंगा कि क्या ये सच में परिमेय संख्या है। लेकिन अंत तक जाते 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 मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा कि नहीं, मैंने जो माना था कि ये संख्या परिमेय है ये गलत है। तो सही क्या है? सही यही है कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस चीज को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं? चीजों को अपोजिट मान लेते हैं। ये कहा अपरिमेय, हमने कहा परिमेय, फिर हमने बातों को सिद्ध करेंगे और सिद्ध नहीं कर पाएंगे, असफल हो जाएंगे, फिर हमने कहा कि नहीं, प्रश्न ही सही है, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहला स्टेप हम मानेंगे कि √5 अपरिमेय संख्या नहीं, क्या है? परिमेय संख्या है। तो मानेंगे, माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्या होगा? हमने मानने को तो मान लिया। अब हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसे P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, √5 = P/Q। सही बात है कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म का हो सकता है। तो हमने माना ये जो √5 है ये P/Q के फॉर्म का हमने लिख दिया। ठीक, इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि P और Q क्या होते हैं? दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक जैसा आप जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है? जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर और जीरो। ठीक है, जो भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है और नेगेटिव फॉर्म होता है उसे ही हम इंटीजर या पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो P और Q क्या है? यहाँ पे पूर्णांक, और Q का मान क्या? 0 नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन हम और लेते हैं कि P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? पहले इसको जानेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है, तीसरा कंडीशन कि P और Q क्या है? सह अभाज्य है, ये कंडीशन हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। सहअभाज्य का मतलब होता है कि P और Q में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात P और Q एक ऐसी संख्या रही होगी जिसे हम काट नहीं सकते। जैसे मान जाओ 2/5, क्या इसे और भी छोटा किया जा सकता है? आपका जवाब होगा सर नहीं। तो ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। अगर मैं एक और संख्या लिखूं 4/6, तो आप जानते हैं कि ये छोटा फॉर्म में जा सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। तो इसे हम सहअभाज्य नहीं बोल सकते हैं। 4 और 6 सहअभाज्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 सहअभाज्य हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसी पहाड़ा नहीं है जिसमें 2 भी आता हो और 5 भी आता हो, ऐसा समझिए। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन दिया कि P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं है, और P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। Q का मल्टीप्लाई किसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसा आप जानते हैं। P का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे P हो जाएगा, और √5 का Q में कराएंगे तो हो जाएगा √5Q। इसमें कोई कंफ्यूजन? ध्यान से समझिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये P = √5Q, मैं चाहता हूं रूट को हटा दूं। रूट हटाने का तरीका क्या है? हम कहेंगे कि सर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पे क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। तो कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? P², और इसका वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग कितना होता है? 5, और Q का वर्ग
ये हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये जो पी स्क्वायर है, ये जो पूर्णांक है, इसके गुणनखंड में 5 आया है। क्या इसका मतलब क्या है? 5 पी स्क्वायर का मतलब 5 इंटू क्यू का मतलब क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू इंटू क्यू, 5 इंटू क्यू, यानी कि ये कोई संख्या रही होगी और उसका गुणनखंड किया गया है, तो क्या आया? 5 इंटू क्यू, क्यू की जगह पे कोई पूर्णांक रहा होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो पी स्क्वायर है, इसके गुणनखंड में 5 है, इसलिए पी स्क्वायर जो है 5 से कट रहा होगा, 5 से विभाज्य है कौन? पी स्क्वायर। अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से विभाज्य होती है, तो उसी तरह पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है? 5 है, इसलिए पी स्क्वायर 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अतः पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्या वो स्वयं की संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी? मतलब ये कि अगर मैं कहूं 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अगर ये 25 किसी संख्या का स्क्वायर है, ये 5 से विभाज्य है, 5 5 25, तो क्या ये जिस संख्या का स्क्वायर है, 25 किस संख्या का स्क्वायर है? 5 का, क्या 5 5 से विभाज्य नहीं है? 5 एकम 5, 5 से, यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर जिस संख्या से विभाजित होती है, वह स्वयं संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होती है। तो अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं पी भी 5 से विभाज्य होगा, पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, पी भी 5 से विभाज्य, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसका आगे काम आने वाला है। पी भी क्या है? 5 से विभाज्य है। अगर P 5 से विभाज्य तो कितनी बार में विभाज्य? P कितनी बार? 5 से विभाज्य, एक गुणनखंड तो इसका मालूम है कि 5 आने वाला है। अगर मैं कहूं कि 24 जो है वह 3 से विभाज्य, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें 3 तो आएगा ही, बाकी आगे भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी, जो भी हो क्या होगा? 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24। लेकिन ये पता है कि ये 24 3 से विभाज्य है, तो मैंने 3 तो लिख दिया, आगे की संख्या यहां हमें नहीं पता है। P 5 से विभाज्य, 5 तो लिख दिए, लेकिन P कौन सा पूर्णांक है हमें नहीं पता है P के बारे में, तो हम यहां कह देंगे कि 5 तो आएगा ही आएगा गुणनखंड में P के, लेकिन इसके आगे कुछ और भी इसके गुणनखंड में रहा होगा। मान लेते हैं कि वह क्या रहा होगा? K। 5 इंटू के क्या है? पूर्णांक है, जहां K एक पूर्णांक है, जहां K एक पूर्णांक है। ये बात समझ में आ रही है? हमने कहा, यहां से ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, हमने कहा पी स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य, क्योंकि यह पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। उसके बाद से हमने कहा कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर जिस संख्या से विभाज्य है, वह स्वयं संख्या भी उसी संख्या से विभाज्य होती है। तो हमने कहा पी स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है, तो पी भी किसका होगा? 5 से विभाज्य होगा। अगर पी 5 से विभाज्य है, पी 5 से कितनी बार में विभाज्य है? हाउ मेनी टाइम? तो हमने कहा चलो के टाइम, पी के से मल्टीप्लाई अगर 5 में कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पी। लेकिन पी हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि पी कौन सा पूर्णांक है, इसलिए हमें 5 के आगे की संख्या भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है हाँ पी 5 से विभाज्य है। पी का एक गुणनखंड 5 अवश्य रहा होगा। अगला गुणनखंड क्या है नहीं पता, इसलिए हमने क्या मान लिया? के है। ठीक है, P बराबर 5 के मान उठाकर आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। कहेंगे P बराबर 5 के मान समीकरण 1 में रखने पर, इधर लगाते हैं, यहां जाओ, P बराबर 5 के मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? P स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। P की जगह पे क्या रखना है? P की जगह पे रखना है 5k, तो इस P की जगह पे लिख देंगे 5k, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। हम यहां से q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25k स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना? 5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में इधर आएगा डिवीजन हो जाएगा। 5 5 25,
तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5k स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू आया 5k स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, ये जो भी पूर्णांक रहा हो क्यू, इसका एक गुणनखंड क्या है 5 है, अर्थात क्यू स्क्वायर जो है वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य है। जैसे यहां देखें आप, कहे कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 5 है, इसलिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। उसी तरह क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है 5 है, कहेंगे क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए क्यू स्क्वायर जो है वह 5 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, क्यू स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो स्वयं संख्या क्यू भी 5 से क्या है विभाज्य है। क्यू भी 5 से विभाज्य है। यहां एक चीज देखिए, यहां लिख रहा है पी भी 5 से विभाज्य है और यहां लिख रहा है क्यू भी 5 से विभाज्य है। और हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना ये थी कि पी और क्यू दोनों क्या है सह अभाज्य है, अर्थात P और Q में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और अंततः हमें ये पता चला कि P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, अर्थात P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, कह देंगे ये एक मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और कहेंगे समीकरण 2 व 3 से क्या पता चल रहा है। समीकरण 2 से ये पता चल रहा है कि P का एक गुणनखंड 5 है और 2 से ये पता चल रहा है कि Q भी 5 से विभाज्य है, Q का एक गुणनखंड 5 है, यानी कि दोनों का एक गुणनखंड क्या है 5 है, ये उभयनिष्ठ है। और हम कल्पना क्या किए थे कि P और Q में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि हमारी कल्पना क्या थी गलत थी, विरोधाभास पैदा हो रहा है। पहले हम ये कहे कि सहभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और अब जाके हमें ये पता चल रहा है कि P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कल्पना क्या की थी गलत की थी, हमने गलत मान लिया था। हमने गलत क्या मान लिया था, हमने मान लिया था कि माना √5 एक परिमेय संख्या, हमें परिमेय नहीं मानना चाहिए था। तो क्या मानना चाहिए था, अपरिमेय मानना चाहिए था। इसको कहते हैं विरोधाभास विधि। यहां हमने जो माना, हमारी ही बातों का क्या हो रहा है विरोध हो रहा है, हम अपनी बातों में फंस गए। हमने कहा कि ये सहभाज्य है और बाद में मुझे पता चला नहीं जी नहीं, सहभाज्य नहीं है, ये दोनों संख्याएं P और Q जो दोनों पूर्णांक है वो तो 5 से कट रहे हैं, दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो विरोधाभास पैदा हो गया। तो इसलिए कहेंगे समीकरण 2 और 3 से P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमारी कल्पना क्या है कि दोनों क्या है सहभाज्य, कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहां कह रहे हैं कि 5 है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। ये बात लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मिटा रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कहूंगा कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें। ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल पुराने सवाल जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। वही पुरानी कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी।
राजा ले गया रानी, बचपन ले गई जवानी, प्यार ले गई ना रानी, बच्ची है तो सिर्फ एक कहानी, कहानी एक अपरिमेय संख्या की। कभी भी अपरिमेय सिद्ध करना हो तो क्या मान लूंगा, परिमेय, और सिद्ध करूंगा परिमेय, लेकिन अंततः सफल नहीं हो पाएंगे हम, विरोधाभास पैदा हो जाएगा। फिर हम कहेंगे ओहो हमने गलत कल्पना कर ली, हमारी कल्पना गलत थी कि परिमेय संख्या है, अर्थात है क्या, अपरिमेय ही है। ठीक है, तो पहला स्टेप यह है कि हम क्या करें, दी हुई संख्या को अपरिमेय न करके परिमेय संख्या मान ले। तो कहेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और Q का मान 0 नहीं है। ये दो कंडीशन हम दे देते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2√5 = P/Q। ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, हमने पक्षांतर कर दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2√5 = P/Q, और ये प्लस का 3 इधर चला गया, पक्षांतर होकर माइनस का 3 हो गया। ये जो 2 है ना, इसको भी हम पक्षांतर कर देते हैं। √5 = P/Q - 3, और ये जो 2 यहाँ गुणा के रूप में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, ये पूरे पूर्णांक में 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग कीजिए या 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही है। यानी कि 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। 2 से भाग देना या 1/2 से गुणा करना, बात तो एक ही होती है। ठीक है, अब इस चीज के बारे में, इस RHS के बारे में हम सोचते हैं। ये दोनों पूर्णांक है तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। P और Q एक परिमेय संख्या, और किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा रहे हैं, फिर से ये जो परिमेय संख्या मिल रही है उस परिमेय संख्या में 1/2 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो आंसर हुआ क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। कहने का मतलब किसी परिमेय संख्या से अगर कोई परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय ही रहेगी, और किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं तो भी क्या रहेगा, परिमेय ही रहेगा। यानी कि ये टोटल RHS जो है वो क्या है, परिमेय है। यदि P और Q पूर्णांक हैं तो ये टोटल क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कहेंगे यदि P और Q, P, Q, यदि P, Q क्या है, पूर्णांक हैं, तो ये जो पूरी चीजें हैं 1/2 P/Q - 3 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये पूरा RHS परिमेय संख्या है तो LHS भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये इधर परिमेय हो या अपरिमेय हो? अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? अगर ये परिमेय हमने सिद्ध किया तो ये भी क्या रहा होगा, एक परिमेय संख्या रहा होगा। अगर ये RHS एक परिमेय है तो परिमेय संख्या बीच में बराबर का चिन्ह लगा, तो परिमेय संख्या के ही तो बराबर हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो जाए। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या रहा होगा, परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि यह परिमेय नहीं है। ये अभी पिछले क्लास में, पिछले वाले सवाल में हम ये सिद्ध किए हैं कि यह क्या है, अपरिमेय है, और सवाल के मुताबिक ये क्या है, परिमेय। इसके मुताबिक ये परिमेय है और हमारे मुताबिक क्या है, अपरिमेय है। ये विरोधाभास पैदा हो रहा है, और ये विरोधाभास इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। तो सही क्या है, सही सवाल ही है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या नहीं है। फिर से सुनिए, ये RHS में जो भी चीजें हैं यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q को क्या कहा था, पूर्णांक। अगर ये पूर्णांक है तो इस पूर्णांक में से ये पूर्णांक है तो इस पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया जा रहा है, और पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या, और इस परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई किया गया तो जो टोटल आंसर आएगा वो भी क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। अगर ये टोटल RHS एक परिमेय संख्या है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बराबर ही हो सकता है, अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। यानी कि ये अगर परिमेय है तो √5 भी एक परिमेय है। कहेंगे यदि P और Q पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या होगी, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी।
इसके मुताबिक, इस RHS के मुताबिक LHS एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमारे मुताबिक हम जानते हैं, हमने सवाल को इसके पहले सिद्ध भी किया है पहले में, कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम जान रहे परिमेय है, अपरिमेय है, हमने सिद्ध किया अपरिमेय, अभी √5 अपरिमेय सिद्ध किया है, और यहां पे इसके मुताबिक ये परिमेय है, हमारे मुताबिक क्या है, अपरिमेय है। हम जानते हैं अपरिमेय है, सवाल बोल रहा है क्या, परिमेय है। हम कहेंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई संख्या परिमेय भी हो और अपरिमेय हो, ये तो विरोधाभास हुआ। और ये विरोधाभास क्यों हुआ, पैदा ही क्यों हुआ ये विरोधाभास? ये विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने मान गलत लिया था, हमने कल्पना गलत की थी, हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि ये जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। हमें क्या मानना चाहिए था, प्रश्न की ही बात को मानना चाहिए था कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हम उसे अपरिमेय संख्या स्वीकार कर लेते तो ये नौबत ना आती कि एक ही संख्या परिमेय भी बन जाती और अपरिमेय भी बन पाती। ठीक है, तो हमने कहा √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, किसके मुताबिक, इसके मुताबिक, इस RHS के मुताबिक LHS में जो √5 है वह क्या है, परिमेय संख्या। किंतु हम जानते हैं कि, लिखेंगे किंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम अभी सिद्ध किए हैं कि √5 एक क्या था, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध भी कर चुके थे। और यहाँ पे इसके मुताबिक ये तो परिमेय संख्या हो गया, √5 परिमेय भी है अपरिमेय भी है, यहाँ विरोधाभास पैदा हो गया। तो कहेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2 √5 परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। आप इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।